ईमान मज़ारिया और हादी जो उनके शौहर हैं उन पे जो केस किया गया है, ये केस बहुत जरूरी है इसलिए कि इस केस का ताल्लुक हम सब की बहुत सी फ्रीडम से है। इस केस का कि जो भी फैसला आएगा उसे तय हो जाएगा कि फ्यूचर में आप कुछ भी बोलो या कुछ भी ट्वीट करो तो आपका क्या अंजाम हो सकता है। ये शायद उन्हें भी नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या बेसिस है जिसकी बुनियाद पे उन पे ये मुकदमे हुए हैं, क्योंकि जो उनके खिलाफ चार्जशीट है वो काफी वेग है। उन्होंने कुछ ट्वीट्स जो की हैं इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के बारे में, फौज की उसमें जो रोल है उसके बारे में, और इसके ऊपर पीका के तहत उन पे मुकदमा हुआ है कि वो हेट्रेड जो है वो इंसाइट कर रहे हैं। सजाएं हैं वो बहुत संगीन है, 14 साल तक की सजा हो सकती है इसमें कुछ ऑफेंसेस जो है उसके तहत। जबरी गुमशुदगी में जो फौज का रोल रहा है उस पे हमारे पास अदालतों की जजमेंट्स भी हैं। ये बेबुनियाद इल्जामात हैं जो बिल्कुल लगाए जा रहे हैं। काफी हमें क्लियर कनेक्शन नजर आता है। एलिगेशंस ये बिल्कुल बेबुनियाद नहीं है कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में फौज का किरदार है। जल्दी इतनी ज्यादा दिखाई गई है इसमें कि उनको इतना वक्त भी नहीं दिया गया कि वो अपनी पसंद का लॉयर, जो आपका एक हक होता है एक डिफेंस काउंसिल अपॉइंट करना अपने बिहाफ पे, वो कर सके। मकसद मेरा ख्याल है यही है इसका ओवरऑल कि जो लोग इस सिस्टम के खिलाफ बात कर रहे हैं, जो लोग अनपॉपुलर केसेस ले रहे हैं, क्योंकि अब बहुत से वकला हैं जो नहीं लेना चाहते, जिनमें बहुत खौफ है, उनको मजीद एक मैसेज देने के लिए कि आप इस तरह के केसेस ना लें। मेरे ख्याल से निताशा ये जो है नजर आ रहा है कि रियासत ने एक फैसला कर लिया है कि इनको सजा देनी। जब क्रॉस एग्जामिनेशन हो रही थी तो ईमान मज़ारी और हादी जिनका केस चल रहा था उनको जज ने कहा, पुलिस ने, कि इनको बाहर निकाल दें अदालत से। एक मैसेज है हम सब के लिए, सिर्फ वकला के लिए नहीं, हम सब के लिए, कि आप ये जो हमारी रेड लाइंस हैं जो तंग होती जा रही हैं, इनको क्रॉस करेंगे तो आपके साथ भी है। बहुत अच्छे तरीके से और बहुत हेल्पफुल भी हैं ये लोगों के लिए, खासतौर पर वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते। बेसिकली रियासत का एक मैसेज है कि अब आप बोल भी नहीं सकते, अब आप बात भी नहीं कर सकते, और हम आपको करने भी नहीं देंगे। आवाज उठाने वाले बहुत कम लोग थे उनके लिए, लेकिन उनमें ईमान थी और ईमान अभी तक आवाज उठाती है। आपको अब इस्तेमाल ही इस चीज के लिए करना है कि अगर आप कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे आवाज एनसीसीआई खुद एक मजाक बना हुआ है। एनसीसीआई के खिलाफ खुद उनके अब सीनियर अफसरान के खिलाफ जो है केसेस हो रहे हैं उस पे कोई बात नहीं करेगा। किसी भी चीज पे पीका लग सकता है, आपके थंबनेल पे पीका लग जाए, आपके किसी ट्वीट के ऊपर पीका लग जाए, आपको पता ही ना हो लफ्ज क्या था। जिस तरह एक पीटीआई की तरफ से भी मुझे ट्विटर का नोटिस भी आया है, जजेस भी इनके खिलाफ पर्सनली, आपने देखा कि बड़े पावरफुल जजेस भी इनको किस तरीके से पर्सनली वो जिस तरह के कमेंट देते हैं, वो भी जुडिशियल हैरेसमेंट जो आप बात कर रही हैं वो इसी तरह से टारगेट किया जा रहा है इनको। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू औरत का। आज जुम्मा है और आज एक्सपेक्टेड था कि ईमान मज़ारिया और हादी जो उनके शौहर हैं उनके जो केस चल रहा है उन पे जो केस किया गया है उसका डिसीजन एक्सपेक्टेड था। हमारा ख्याल था कि आज फैसला आ जाएगा, लेकिन आज फैसला मुखर हो गया है। अब अगली तारीख जो है वो मंडे को है, शायद उस पर डिसीजन आ जाए और हमें पता चल जाएगा कि ईमान और हादी का आगे फेट क्या होगा, उनके को क्या सजा दी जाती है, सजा दी भी जाती है नहीं। हम होप ही कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसी कोई चीज ना हो। लेकिन बहरहाल ये केस बहुत जरूरी है इसलिए कि इस केस का ताल्लुक हम सब की बहुत सी फ्रीडम से है। इस केस का कि जो भी फैसला आएगा उसे तय हो जाएगा कि फ्यूचर में आप कुछ भी बोलो या कुछ भी ट्वीट करो तो आपका क्या अंजाम हो सकता है। मैं इस केस के बारे में, मुझसे बहुत ज्यादा रीमा जानती हैं, तो इसलिए मैं सीधा रीमा से अभी कहने लगी हूँ कि थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड बता दें। अगर आपको केस का बैकग्राउंड नहीं पता तो फिर रीमा की बात सुनना आपके लिए जरूरी है ताकि आपको पता चले कि वो दोनों कोर्ट में हैं क्यों। रीमा बताइएगा कि वो क्यों हैं दोनों कोर्ट में, क्यों उन पे इस पर केस हुआ हुआ है। जी शुक्रिया नताशा। ये शायद उन्हें भी नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या बेसिस है जिसकी बुनियाद पे उन पे ये मुकदमे हुए हैं, क्योंकि जो उनके खिलाफ चार्जशीट है वो काफी वेग है। इट रिलेट्स टू 2021 से 2025। इन 4 सालों में उन्होंने कुछ ट्वीट्स जो की हैं इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के बारे में, फौज की उसमें जो रोल है उसके बारे में, मजीद दहशत गर्दी के बारे में, और उनकी नज़र में जो उसमें फौज का रोल रहा है उसके बारे में। ये ब्रॉडली ऐसी ट्वीट्स हैं
और इसके ऊपर पीका के तहत उन पे मुकदमा हुआ है कि वो हेट्रेड जो है वो इंसाइट कर रहे हैं लिंग्विस्टिक एथनिक बुनियादों पे, और फौज के खिलाफ उन्होंने इस तरह के बेबुनियाद इल्जामात लगाए हैं। ये है उनके खिलाफ जो मुकदमा है, और इसकी जो पीका के तहत है इसमें जो सजाएं हैं वो बहुत संगीन है। 14 साल तक की सजा हो सकती है इसमें कुछ ऑफेंसेस जो है उसके तहत। ये एक पहली चीज है कि जो सब्सटेंस है वो ही इतना वेग है, और वो एक्चुअली फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्टेल करता है, क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि ये ट्वीट है, इसमें ये लफ्ज है जो उनकी नजर में, रियासत की नजर में हेट स्पीच है या एथनिक या रिलीजियस ग्राउंड्स पे नफरत फैलाना है। तो ओवरऑल हम सब करते हैं, फौज के रोल पे मैं भी करती हूँ बात। जबरी गुमशुदगी में जो फौज का रोल रहा है उस पे हमारे पास अदालतों की जजमेंट्स भी हैं, तो ये ऐसी तो चीज नहीं है जो लोग खुद से बना रहे हैं, इसका एविडेंस मौजूद है अदालतों की जजमेंट्स की सूरत में। इसके अलावा कोई ऐसे केसेस भी बहुत है जिसमें आपको नजर आता है, और मैं थोड़ी सी तफसील में इसलिए जा रही हूँ क्योंकि ये बेबुनियाद इल्जामात हैं जो बिल्कुल लगाए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब फौजी अदालतें बनाई गई दहशत गर्दी को ट्राई करने के लिए, तो उसमें कुछ ऐसे लोग थे जो जबरी तौर पे गुमशुदा थे, कमीशन के पास उनके नाम थे। जब इन फौजी अदालतों ने सजाएं सुनाई तो कुछ ऐसे लोग उनकी प्रेस स्टेटमेंट्स में आए कि उन्हें सजा सुनाई गई है जो पहले मिसिंग पर्सन्स थे, और फौज डिनाई कर रहा था कि उनके पास नहीं है ये लोग। तो इसलिए एक काफी हमें क्लियर कनेक्शन नजर आता है कि एलिगेशंस ये बिल्कुल बेबुनियाद नहीं है कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों में फौज का किरदार है। इसके अलावा दहशतगर्दी में भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज और सबने ये बात की हुई है कि पाकिस्तान का की दोहरी पॉलिसी रही है, और अब उसमें तब्दीली की जरूरत है, क्योंकि दहशतगर्दी एक बहुत बड़ा थ्रेट है इस मुल्क के लिए, और आपको एक क्लियर पॉलिसी चाहिए कि आप तालिबान के खिलाफ हैं, कोई गुड तालिबान बैड तालिबान नहीं चलेगा। तो ये एक कॉन्टेक्स्ट है इस मुल्क का जिसमें उनकी ये ट्वीट्स है 4 साल में कुछ ट्वीट्स। अब ये एक प्रॉब्लम है सब्सटेंस। दूसरा प्रॉब्लम है प्रोसीजर। कभी आपने सुना है कि इतनी जल्दी कोई केस चला हो? ये अक्टूबर में उनकी इंडाइटमेंट हुई, 30 अक्टूबर को, अभी अर्ली दिसंबर है, 1 महीने में जल्दी इतनी ज्यादा दिखाई गई है इसमें कि उनको इतना वक्त भी नहीं दिया गया कि वो अपनी पसंद का लॉयर, जो आपका एक हक होता है एक डिफेंस काउंसिल अपॉइंट करना अपने बिहाफ पे, वो कर सके। तो रियासत ने उन्हें एक डिफेंस काउंसिल दिया है। उस डिफेंस काउंसिल ने कहा कि मुझे एक मुकदमे में पिछले हफ्ते कि मुझे तो वक्त ही नहीं दिया गया प्रिपेयर करने के लिए जो केस है, और मुझे एक सवालात दे दिए गए हैं ये जिन पे मैं नहीं वो पूछना चाहता। तो एक तरह से भी दिखाता है कि एक इम्पोजिशन आ रही है कि पीछे से कहीं मैनिपुलेट हो रही हैं ये प्रोसीडिंग्स, और अब उनको जो एक दिफा का हक होता है, आपको विटनेसेस जो आपके हक में बात करना चाहते हैं उनको लाने का हक होता है, जो बाकी दूसरी साइड की विटनेसेस हैं उन्हें क्रॉस एग्जामिनेशन का हक होता है, ये सब खत्म कर दिया गया है। तो केस बहुत जल्दबाजी में चल रहा है, जो प्रोसीजरल आपको एरर्स दिखाता है, फेयर ट्रायल की जो राइट्स की वायलेशंस है वो दिखाता है, और जो बुनियाद जो है इस केस की जिन ट्वीट्स पे है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और जो इंसानी हकूक के कारकुन है और ईमान हादी दोनों जिस तरह के वो केसेस लेते हैं, जबरी गुमशुदगी, ब्लास्फेमी, इस तरह के सेंसिटिव केसेस उन्होंने लिए हैं, तो आप मतलब एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनके बारे में बात भी करेंगे। तो मकसद मेरा ख्याल है यही है इसका ओवरऑल कि जो लोग इस सिस्टम के खिलाफ बात कर रहे हैं, जो लोग अनपॉपुलर केसेस ले रहे हैं, क्योंकि अब बहुत से वकला हैं जो नहीं लेना चाहते, जिनमें बहुत खौफ है, उनको मजीद एक मैसेज देने के लिए कि आप इस तरह के केसेस ना लें, आप इस सिस्टम सेटअप के खिलाफ ऊंची आवाज ना उठाएं, अगर आपने उठानी भी है तो दबे दबे अल्फाजों में इफ्स एंड बट्स के साथ उठाएं। तो मेरा ख्याल है ये तीनों चीजें हैं, एक सब्सटेंस क्या है, दूसरा प्रोसीजर फेयर ट्रायल इश्यूज, और तीसरा जो मैसेज इससे जाता है पाकिस्तान में डिसेंटर्स को या जो लोग आवाज उठाना चाहते हैं रियासत या इस सिस्टम के वायलेशंस के ऊपर, उनके लिए मैसेज। अच्छा आपका गालबन इशारा बलूचिस्तान वाली सिचुएशन की तरफ है, क्योंकि ईमान उस पर बहुत ज्यादा एक्टिव रही हैं। बट नताशा इट्स नॉट जस्ट दैट ना, यही वेग चीज है। क्यों ऐसा नहीं होता, काश ये बता दे कि ये आपकी एक ट्वीट है और इस पे आपको जो है वो ये शिक लगती है। बहुत ज्यादा ट्वीट्स है, कंट्रोवर्शियल ट्वीट्स है कहा जाता है,
और इसमें कुछ क्लैरिटी नहीं है कि एग्जैक्टली किस ट्वीट में क्या मसला है। बट ये भी दुरुस्त बात है कि बलूचिस्तान के इशू पे भी ईमान बहुत एक्टिव रही हैं, मिसिंग पर्सन स्पेसिफिकली उस हवाले से और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां। देखिए, आप डिसएग्री कर सकते हैं कि उनका पर्सपेक्टिव जो है उस पे आर्ग्यूमेंट हो सकती है, लेकिन उसकी बेसिस पे मुकदमे बनाना बहुत एक्सेसिव है, वो भी इतने संगीन मुकदमे जिसकी इतनी लंबी सजा हो सकती है। अच्छा, मैं बेनजीर और मैमल पे जाने से पहले थोड़ी सी यहाँ पे चीज कह दूंगी कि मुझे अक्सर ना ये फील होता है, जैसे मैंने देखा था ईमान की एक ट्वीट थी अबाउट बलूचिस्तान इशू, जिसमें एक निकल आया था लड़का जिसकी शायद बीवाईसी वालों ने बात की थी कि ये मिसिंग पर्सन है, लेकिन उसने एक्चुअली वो बीएलए का टेररिस्ट था और वो खुदकश बमबार था और उसने जाके वो किया था। और मुझे भी थोड़ा उस पर एतराज हुआ, मेरे ख्याल में वो ट्वीट ठीक नहीं थी जो उस वक्त उन्होंने की, लेकिन बहरहाल मेरा ये नजरिया है, मुझे ये बात समझ नहीं आती इस पूरे किस्से को लेके कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हमारी रियासत जो है वो ये करे कि अगर आपको एतराज भी है इन चीजों पे तो आप लीगल प्रोसीडिंग्स को फेयर रखें एंड बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखें, ताकि अगर लॉ ब्रेक हुआ है तो लोगों को पता चल जाए कि किस तरह ब्रेक हुआ है। अगर आप इन चीजों को, जो मिसिंग पर्सन वाले इशू में भी है, अगर कोई मिसिंग पर्सन वाले आप उठाते हैं, आपको लगता है कि जी ये तखरीबकार हैं, ये दहशतगर्द हैं, तो आपने इसको उसके लीगल प्रोसेस को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और फ्री रखें, सॉरी फेयर रखें, तो ये आपके ही हक में जाएगा। मुझे समझ नहीं आती कि इसको घपला सा बनाने की क्या जरूरत है। बहरहाल बेनजीर, आपको याद है हमने किया भी था औरत कार्ड एक ईमान के साथ बलूचिस्तान वाले इशू पे ही किया था जब स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। अच्छा, निताशा, मैं ज़रा एक पर्सनल एक्सपीरियंस से शुरू करना चाहती हूँ। हमने जियो फैक्ट चेक में हमने एक आरटीआई फाइल किया। वो था पीटीए के खिलाफ, क्योंकि पीटीए के पास वो उस किस्म की सॉफ्टवेयर हैं जो वो सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल कर रही है रियासत, तो हमने उस पर मालूमात मांगी कि ये कहाँ से है, कितने की है। अच्छा, अब ये आरटीआईज भी कितना कोई आसान तरीका होता नहीं है, इसमें भी आपको कुछ वकील की मदद चाहिए होती है। तो काफ़ी वकील थे जिनको मैंने मैसेज किया, मैंने कहा आप हमारी इसमें मदद कर सकते हैं, मुझे तो नहीं पता इसका प्रोसेस क्या है। दूसरी तरफ एक पूरी फौज आती थी वकीलों की, कुछ जवाब देते थे, कुछ नहीं जवाब देते थे। ईमान को मैंने मैसेज किया, निताशा 10 मिनट में मुझे जवाब आया, बिल्कुल मैं केस देखूंगी, आप मुझे सारी फाइलें भेजें। और फ्री ऑफ कॉस्ट ये वो केसेस लेती हैं। बल्कि उनका एक मजाक बना हुआ था उनके दोस्तों में कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रो बोनो केसेस लेती रहती हैं, पता नहीं है अपना लॉ फर्म कैसे चलाएंगी, इनको पैसे तो मिलते नहीं है। तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि क्लैरिटी नहीं है और पता नहीं है कि किस वजह से रियासत जो है ईमान मजारी को और हादी को सजा दे रहे हैं। मेरे ख्याल से बहुत क्लैरिटी है, क्योंकि वो दोनों बहुत बहादुर हैं। वो नहीं ऐसे बेनजीर, केसेस सॉरी, लेते हैं। ये नहीं कहा कि क्लैरिटी नहीं, मैंने तो यही कहा ऑब्वियसली ये मकसद है, लेकिन जो चार्जशीट है उसमें भी तो जो क्लैरिटी की चार्जशीट जरूरत है है ना, बिल्कुल, उसमें लेकिन नहीं। मेरे ख्याल से चार्जशीट से अगर हम बाहर देखें तो हम सबको पता है कॉन्टेक्स्ट क्या है। ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोर्स, यही है या कि वो दोनों बहुत बहादुर है। वो जैसे हमने यहाँ बात की, वो ब्लास्फेमी गैंग वाला जो केस है, बहुत से वकील थे जो नहीं वो केस लेना चाहेंगे, क्योंकि माजी में जो वकला के साथ हुआ है जो इस किस्म के केसेस लेते हैं, मिसिंग पर्सन वाला केस था, हमने देखा वो बार बार मुसलसल, अभी भी जब उन पे ये ट्रायल चल रहा है वो मुसलसल इस इशू पे आवाज उठा रही हैं। बहुत से लोग थे, जब वो खानदान आके बैठते थे इस्लामाबाद में, चाहे बारिश हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, कोई नहीं जाता था, ईमान मजारी वहां पहुंच जाती थी और वो इशू को उठाती थी। तो मेरे ख्याल से निताशा, ये जो है नजर आ रहा है कि रियासत ने एक फैसला कर लिया है कि इनको सजा देनी है। अब मसला ये है कि जब से ये आईनी तरमीम लेके आए हैं, मुझे नहीं लगता कि इनको अब कहीं से रिलीफ मिलेगा। हम यहाँ पे ट्रायल की बात कर रहे थे, एक मजाक है ये ट्रायल, कि जो सरकारी वकील हैं वो कहते हैं कि मुझे तो 15 सवाल भेज दिए थे, डिक्टेट कर दिए थे इंस्ट्रक्शन के साथ कि आपने यही क्रॉस एग्जामिन में पूछना है। जब क्रॉस एग्जामिनेशन हो रही थी तो ईमान मजारी और हादी, जिनका केस चल रहा था, उनको जज ने कहा, पुलिस ने, कि इनको बाहर निकाल दें अदालत से, जिनका केस चल रहा है। हादी कहते हैं, अच्छा, हादी पे जो इल्जाम है वो ये है कि 2021 से लेकर 2025 तक जो उन्होंने ट्वीट्स की, हादी कहते हैं मैंने तो ट्विटर ही इसी साल ज्वाइन किया है। उनका आप ट्विटर अकाउंट पे जाएं तो वहां पे लिखा हुआ है जनवरी 2025। तो ये 2021 वाली कौन सी रीट्वीट्स हैं और ट्वीट्स हैं जो आपने मेरे खिलाफ केस बनाया हुआ है? तो मेरे ख्याल से एक बड़ा ही डिप्रेसिंग सा मोमेंट है हमारे लिए कि इस किस्म के वकला जो इस किस्म के इश्यूज उठाते हैं, इस किस्म के केसेस लेते हैं, इस किस्म की आवाज उठाते हैं इन मामलात पे, उनके साथ ये किया जा रहा है। जैसे रीमा ने कहा, बिल्कुल दुरुस्त है, एक मैसेज है हम सब के लिए, सिर्फ वकला के लिए नहीं, हम सब के लिए, कि आप ये जो हमारी रेड लाइंस हैं जो तंग होती जा रही हैं, इनको क्रॉस करेंगे तो आपके साथ भी ये होगा।
मैमल, आप क्या कह रही थी? देखिए नताशा, इसके अंदर जो है ना, हादी और ईमान, इन दोनों का एक तो जिस तरह अभी यहाँ पर बात है, दोनों बहुत ही बहादुर हैं। और जिस तरह के वो केसेस लेते हैं वो, और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के लिए जिस तरीके से वो आवाज उठाते हैं, वो बलोच हों, वो मिसिंग पर्सन हो, वो पश्तून हो, उसके अलावा जो है जो ब्लास्फेमी का मिस यूज होता है उनके केसेस, जिस तरह के यहाँ पे अभी भी हमने बात जिस तरह कर रहे हैं कि बड़े सेंसिटिव केसेस होते हैं और लोग डरते हैं, वकला भी डरते हैं उनके बारे में खुलेआम बात करने। इन्होंने तो जिस तरह के वो केसेस किए और हर तरीके से जो ये आवाज उठाते हैं, वो खा सोशल मीडिया हो, खा वो मीडिया के ऊपर हो, हर जगह, और खा अदालतें हो, तो वहां पर इन दोनों ने बहुत अच्छे तरीके से, और बहुत हेल्पफुल भी हैं ये लोगों के लिए, खास तौर पे वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो है वकीलों की फीस नहीं दे सकते, या ये कि वकील डरते हैं रियासत से कि अगर हमने इनका केस लिया तो उसका कोई जो है वो बैकलैश आएगा, हमें उसका कोई नुकसान हो सकता है। तो इन्होंने उसकी परवाह किए बगैर ये दोनों जो हैं ये केसेस लेते हैं। और ईमान को मैं स्पेशली कहूंगी कि देखें, हमें भी मालूम है कि बीइंग अ वुमन इन पाकिस्तान, आप अपना इवन ओपिनियनेटेड होना यहाँ पर जो है उसका कितना ज्यादा जो है बैकलैश आता है, उसके ऊपर कितना ज्यादा जो है आपकी हरासमेंट होती है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। उसके बावजूद ईमान ने जिस तरीके से हर चीज पे बहादुरी से स्टैंड लिया, और उन्हें पता भी है कि कॉन्सिक्वेंसेस भी इसके हो सकते हैं, उसके बावजूद वो फिर भी बोलती हैं, कॉन्स्टेंटली बोलती हैं। अभी उनको सजा का भी पता है कि मुझे सजा होनी है, लेकिन वो फिर भी बात कर रही हैं, हर इशू के ऊपर बात कर रही है, और ये भी कह रही हैं कि ये सिस्टम, यानी वो सिस्टम को भी ललकार रही हैं। तो ये चीज वाकई ही एक मैसेज है, और ये एक ओवरऑल क्लियर मैसेज है सबके लिए। ये बात जिस तरह अभी बेनजीर भी कह रही थी, ये खाली वकीलों के लिए नहीं, लेकिन ये ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स के लिए, ये ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के लिए, ये एक्चुअली मिसिंग पर्सन्स की फैमिलीज के लिए, ये वो लोग जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं उनके लिए, ये जर्नलिस्ट के लिए, ओवरऑल ये सब उन लोगों के लिए एक मैसेज है कि तुम, अगर आप लोग बहादुरी दिखाएंगे, अगर आप आवाज उठाएंगे किसी इशू के ऊपर, अगर आप ह्यूमन राइट्स या राइट्स की आप बात करेंगे, तो आपके साथ ये होगा। आपको याद है कल अगर आपने वो खबर देखी हो कि औरत मार्च कराची में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे थे, जो बलोच मिसिंग पर्सन में, यानी कि अब जो खवातीन जो है उनको अगर डिटेन किया जा रहा है, या वो अगर कोई इन्फोर्स डिसअपीयरेंस हो रही है, उनको किस तरीके से कल हैंडल किया पुलिस ने, मिस हैंडल, मतलब हैंडल क्या किया, और किस तरीके से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होने दी। आपने वो अगर विजुअल्स देखे हो शीमा किरमानी के, बाकी जो उधर लोग थे, जिस तरह की चीज हो रही है, बेसिकली रियासत का एक मैसेज है कि अब आप बोल भी नहीं सकते, अब आप बात भी नहीं कर सकते, और हम आपको करने भी नहीं देंगे। और ये चीज हमने ओवरऑल भी एक देखी है, खासतौर पे मिसिंग पर्सन्स की फैमिलीज के बारे में अगर मैं कहूँ, आपको याद होगा 2023 दिसंबर में किस तरीके से उनके ऊपर सर्दी के अंदर ठंडा पानी भी फेंका गया, बाकी भी इस तरह की चीजें। तो ये आवाज उठाने वाले बहुत कम लोग थे उनके लिए, लेकिन उनमें ईमान थी, और ईमान अभी तक आवाज उठाती हैं। और यही वजह, ये जो जुबानबंदी करनी है, ये स्टेट की तरफ से मैसेज है कि वेग सी ट्वीट्स, पता भी नहीं है, जिस तरह रीमा ने अभी एक्सप्लेन किया कि पता भी नहीं है कौन सी ट्वीट्स हैं, कौन सा लफ्ज है, कौन सा सेंटेंस है, जिसकी वजह से आपको इतना मसला हो रहा है। और हादी की तो खैर वो जिस तरह उन्होंने खुद भी बताया कि वो थे ही नहीं उस वक्त ट्विटर पे, जिस तरह के उन्होंने केसेस ने नहीं, और इस तरह के पीका के केसेस बनाए ही ऐसे जाते हैं। बिल्कुल नहीं, मैं ये कह रही मेरे दिल कि ये मैसेज है, पीका को अब इस्तेमाल ही इस चीज के लिए करना है कि अगर आप कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे आवाज एनसीसीआई खुद एक मजाक बना हुआ है, एनसीसीआई के खिलाफ खुद उनके अब सीनियर अफसरान के खिलाफ जो है केसेस हो रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं करेगा, लेकिन केसेस एनसीसीआई बनाएगा, और इस किस्म के केसेस बनाएगा कि अभी इस हम मतलब किसी भी चीज पे पीका लग सकता है, आपके थंबनेल पे पीका लग जाए, आपकी किसी ट्वीट के ऊपर पीका लग जाए, आपको पता ही ना हो लफ्ज क्या था, जिस तरह मतलब ये जो चीजें अब रीवा को जिस तरह एक पीटीआई की तरफ से भी वो जो ट्विटर का नोटिस भी आया है, हाँ, जो हमने नूर मुकद्दम केस पे ट्वीट की थी, जो हमने वीडियो में भी बात की उस पे ट्वीट। अच्छा, एक और चीज जो अहम है इसके बैकग्राउंड में, कि ये वाहिद केस नहीं है हादी और ईमान के अगेंस्ट। ईमान पे 6 और केसेस हैं जिसमें वो बेल पे हैं, और हादी पे 5 और केसेस हैं जिन वो बेल पे हैं। तो पिछले 1-2 सालों से हर रोज ही ऐसा लगता है कि वो किसी ना किसी पेशी को भुगता रहे होते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, चाहे उन्हें सजा हो ना हो, होगी तो वो एक बहुत ही होरिफिक प्रेसिडेंट होगा, लेकिन अगर ना भी हो, जो जुडिशियल परसिक्यूशन वो फेस कर रहे हैं वो अपनी जगह अब भी है।
तो मेरा ख्याल रीमा, है इसमें इस एक और भी पूरे चीज है। ट्रीटमेंट में जी, ये पूरा ट्रीटमेंट भी एक पनिशमेंट है कि अगर एक आप इस सजा तरह है। का कोई नहीं, काम मैंने कहा रीमा, करेंगे। इसमें एक और भी चीज है कि इस तरह जजेस के ऊपर, यानी जजेस भी इनके खिलाफ पर्सनली, आपने देखा कि बड़े पावरफुल जजेस भी इनको किस तरीके से पर्सनली वो जिस तरह के कमेंट देते हैं, वो भी जुडिशल हरासमेंट जो आप बात कर रही हैं वो इसी तरह से टारगेट किया जा रहा है इनको, रियासत की तरफ से, जुडिशरी की तरफ से। ये बहुत ही एक अफसोसनाक चीज है। हम्म। और नताशा ने जो बात की थी, नताशा आपकी बात आई थिंक वो अहम है। बहुत से लोग ये महसूस करते हैं कि केयरलेस ट्वीट्स होती हैं, चॉइस ऑफ वर्ड्स जो है वो ठीक नहीं होता। एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस कैन अग्री और डिसएग्री उनके मीन्स से, उनके चॉइस ऑफ वर्ड्स से। सवाल ये है कि क्या ये क्रिमिनल कॉन्डक्ट है, और क्रिमिनल कॉन्डक्ट जो है उसका थ्रेशोल्ड बहुत हाई होना चाहिए। और आपके पास एक्शंस हैं जो आप ले सकते हैं अगर कोई ऐसी चीज है जो अनलॉफुल लगती है या जो आपको लगता है हार्म पहुंचा सकती है। लेकिन क्रिमिनल एक्शन मतलब 14 साल तक की सजा, इस पे जो है बहुत ज्यादा सवाल उठते हैं कि नीयत ही ठीक नहीं है इन पूरे कार्रवाई के पीछे। मैं यहीं पे एपिसोड एंड करना चाहती थी रीमा, जो आपने कहा है हम्म। इस पे मुझे ये है कि मैं पर्सनली, मैं उस दिन भी आप लोगों से कई दफा कह चुकी हूँ कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत 2 सालों में चेंज हो गया। हम्म। वह मुझे रियासत की कुछ चीजों की, अब मैं उनसे एग्री करती हूँ, जैसे कि बहुत सी चीजें मुझे लगता है कि मैं शायद एटलीस्ट हम्म। गलत थी इनके बारे में, और जो रियासत कह रही थी उनको मैं कॉन्स्पिरेसी थेरीज कहती थी, लेकिन वो ठीक है। ये कहते हुए कि मैं ये रियासत के कुछ बातों में फेवर में हूँ, मैं एक मशवरा देना चाहती हूँ जो भी लोग इन पावर हैं उनके लिए, उसमें हुकूमत भी है, उसमें एस्टेब्लिशमेंट भी है, उसमें जुडिशरी भी है, कि आप जो भी सिस्टम बनाना चाह रहे हैं वो बहरहाल एक बहुत मजबूत सिस्टम बन सकता है अगर आप लॉ को थोड़ा ट्रांसपेरेंट होने दें। अगर आपको लगता है कि हादी और ईमान ने कुछ गलत बात की है, अगर आप केस फाइल करना भी चाहते हैं आप कर दें, लेकिन फिर लीगली तो उसको लॉ को ट्रांसपेरेंटली आगे बढ़ने दें। इसी तरह ये जो बाकी मामला है हम इस पे भी आगे कहीं जरूर बात करेंगे कि बलूचिस्तान वाला इशू और बहुत से इश्यूज हैं, हम्म। आप इनको, पश्तून इशू जो भी है, आप इनको अगर परसू करना चाहते हैं तो आप लॉ को, कानून को अपनी राह खुद बनाने दें और देखेंगे आगे कहाँ पहुंचता है। और अगर उनके ऊपर केस करना आपको लगता है जरूरी है, तो हमारे मुल्क में तो लोग समोसे पे केस कर देते हैं, तो उस दिन म्यूजिक चलाने पे भी हुआ था। तो ये चले, अगर आपको लगता है जरूरी है, आपने केस कर दिया, आप कर दें, लेकिन आप उसको फिर परसू करें तो आप उसको ट्रांसपेरेंटली चलने दें। इससे जो आप रियासत बनाना चाह रहे हैं वो मजबूत होगी। अगर आपको लगता है कि ईमान और हादी को जेल में डालने से मजबूत होगी, तो वो तो नहीं होगी। अगर आप जो रियासत मजबूत बनाना चाह रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत जरूरी है कि कानून में किसी का तो ईमान हो, कि कानून का फेयर होने में इंसाफ होगा। इस पे कुछ लोगों को तो नजर आए कि इंसाफ हो रहा है, तो उसके लिए जरूरी है कि आप केसेस को फिर चलने तो दे। मुझे तो अभी तक ये केस मजाक ही लग रहा है, वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग। मुझे एक लग रहा है ये केस एक जोक है, और इसमें जिसमें किसी को पता भी नहीं है कि क्यों लोग दो कटहरे में खड़े हैं, उससे बड़ा तो कोई जोक हो ही नहीं सकता लीगली। बहरहाल हम उम्मीद कर सकते हैं कि मंडे को कोई बुरी खबर ना आए, और देखते हैं कि वो मामला कहाँ सेटल होता है। हो सकता है कि आगे और तारीखें पड़ जाएं। बहरहाल लग ये रहा है कि शायद जल्दी से वाइंड अप किया जाए। अगेन अल्लाह करेगा हम गलत होंगे, केस जल्दी वाइंड अप नहीं किया जाएगा, नॉर्मली चलेगा, उसके अंदर नॉर्मल बातें, जो लॉ का नॉर्मल कोर्स है वही फॉलो किया जाएगा। बहरहाल आपका क्या ओपिनियन है इस पे, आप हमें जरूर बताइएगा। आपके ख्याल में इस केस का एक्चुअल ग्राउंड क्या है? मुझे कभी कभार ये भी लगता है, शायद मैं गलत हूँ, अगेन मैं शायद गलत हूँ, मुझे ऐसे भी लगता है कि कुछ पर्सनल ग्रज भी आ गया हुआ है कहीं बीच में, शायद कुछ जुडिशियल फिगर्स के साथ रिलेटेड भी कुछ पर्सनल ग्रज आ गया हुआ है, मैं शायद गलत हूँ। तो बहरहाल आप बताइएगा जरूर हमें कमेंट्स में, आपको क्या लगता है कि इस केस का क्या एंड होगा, केस में कोई कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा या कोई ना कोई पार्टी बैक ऑफ कर जाएगी? डू लेट अस नो। थैंक यू फॉर वॉचिंग औरत का, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल का सब्सक्राइब कर दें। सी यू नेक्स्ट वीक।